इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क प्रश्न 1, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला भाग है क, चरण कमल बंदो हरि राय में डैश अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट ख, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, इसमें आव प्रत्यय है। पार्ट ग, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटकर लिखिए, इसमें तद्भव शब्द है काठ। पार्ट घ, सारंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इसमें है मोर, ऑप्शन 2 राइट। भाग अड, मौन शब्द का विलोम शब्द बताइए, उल्टा शब्द, इसका उल्टा होगा मुखर। भाग च, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं, वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट 6, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? इसमें उल्लास में। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है क, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर बताइए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल या पक्ष के कारण परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके मूल रूप में किसी भी प्रकार से यानी कि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता। ख भाग, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। जिस समास में प्रथम पद व द्वितीय पद की प्रधानता न हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। भाग ग, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है इसलिए किसी के साथ घुलता मिलता नहीं। इसी में सेकंड मुहावरा है पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। गलती पकड़ी जाने पर वह सबके सामने पानी पानी हो गया। भाग घ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्पष्ट रूप से समझता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं क, कंप्यूटर वर्तमान युग की आवश्यकता, जन जन की भाषा हिंदी, समाचार पत्रों का महत्व, जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर प्रभाव, आधुनिक समाज में तनाव के कारण और प्रभाव, मेरा प्यारा भारतवर्ष। इसको विवेकानुसार स्वयं करें जो भी आपको अच्छे से आता है। प्रश्न 4, चरित्र प्रमाण पत्र लेने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम और एड्रेस। विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में। नीचे यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहता हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मैं कक्षा का कार्य तथा गृह कार्य समय पर पूरा करता हूँ और शिक्षकों के निर्देशों का पालन करता हूँ। मुझे आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसलिए यह प्रमाण पत्र मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपया करें। धन्यवाद। नीचे आपको लिखना है भवदीय, आपका विद्यार्थी नाम, कक्षा, दिनांक। इसी के ओर में पत्र दिया गया है। प्रातःकालीन भ्रमण या का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपको दोनों में से एक करना है। सबसे पहले प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते। अब बीच में यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है जो उसकी भलाई के लिए है। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं यह पत्र तुम्हें प्रातःकालीन भ्रमण के महत्व के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। सुबह का समय दिन का सबसे शुद्ध और शांत समय होता है। इस समय किया गया भ्रमण शरीर के स्वस्थ रखता है और मन को प्रसन्न बनाता है। ताज़ी हवा से फेफड़े मजबूत होते हैं और दिन भर काम करने की स्फूर्ति और ऊर्जा मिलती है। इससे पढ़ाई में मन लगता है और ध्यान भी अच्छी तरह केंद्रित रहता है। मेरे अनुभव के अनुसार जो लोग रोज़ सुबह टहलने जाते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं और उनका जीवन अधिक अनुशासित रहता है। इसलिए तुम भी प्रतिदिन कुछ समय निकालकर प्रातःकालीन भ्रमण अवश्य किया करो। शेष कुशल तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र और लास्ट में आपको नाम लिखना है। खंड ख प्रश्न 5, क्षितिज भाग 1 काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के
उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला भाग है क, किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके कर्म से। भाग ख, घर जाने की चाह गेरे पंक्ति में ललदैद किसके घर जाने की कामना करती है? परमात्मा के घर। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं? मोर पंख। भाग घ, कवि पेट पर जुआ लगाकर क्या खींचता है? मोट। अड, ग्रामश्री कविता में कौन रोमांचित सा लगता है? वसुधा। आप मुझे जो कविता है ग्रामश्री, इसके कवि का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ग्रामश्री के जो कवि हैं उनका नाम ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। च, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन हैं? राजेश जोशी। प्रश्न 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला देखिए, यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है क, प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ख, बादल कहाँ पर फैल गए हैं? क्षितिज तक। ग, क्षमा मांगने पर किसके सब्र का बांध टूट जाता है? बादल के। घ, दामिनी शब्द का क्या अर्थ है? आकाशीय बिजली। अड, क्या भ्रम था जो अब दूर हो गया है? बादल के बरसने का। प्रश्न 7, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को अलग अलग स्थानों पर ढूंढता फिरता है। कोई उसे मंदिर और मस्जिद में खोजता है, कोई काबा में तो कोई कैलाश में पर्वत पर ढूंढता है। कोई व्यक्ति क्रियाक्रम के द्वारा ईश्वर को पाना चाहता है तो कोई योग और साधनाओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, देशभक्ति हथकड़ियों को अपना जो है अपमान नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक मानते थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करते समय जब उन्हें हथकड़ियाँ पहननी पड़ती थी तो वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी हथकड़ियों को गहना समझते थे। प्रश्न 8, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये काव्यांश दिया गया है। भाव सौंदर्य, कवि ने हरे भरे खेतों को सजीव चित्रण किया है। नीले आकाश और हरी फसलों के माध्यम से अद्भुत रंग योजना प्रस्तुत की गई है। प्रकृति का मनोहारी और आकर्षक चित्रण किया गया है। शिल्प सौंदर्य, तत्सम एवं तद्भव शब्दावली से युक्त साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 9, रसखान का ब्रिज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, ये सब ब्रिज क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरह तरह की लीलाएं रची थी। कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की समीपता का अनुपम सुख पाने के लिए बार बार ब्रिज के वन, बाग और तालाब को अपनी आंखों से देखना चाहता है। खंड ग, प्रश्न 10, क्षितिज बाग एक गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भाग क, लेखक के अनुसार गधे में किन के गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ऋषि मुनियों के। भाग ख, किस भिक्षु ने विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? भिक्षु से विदाई लेकर जो है लेखक वो चल पड़ा नम से। ग, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? बौद्धिक। नेक्स्ट है घ, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट जो वैली है ये केरल में स्थित है। राइट आंसर इसका केरल। एड है, प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? दाएं पैर का। च, सुभद्रा के छात्रावास छोड़कर जाने के बाद लेखिका के कमरे में कौन आकर रहती थी? इसमें राइट आंसर है जेबू निशा। प्रश्न 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है क, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ख, लेखक ने यहाँ किस जंजीर का उल्लेख किया है? नेम धर्म की जंजीर का। ग, होरी को कौन सी कमजोरी ले डूबी? नेक धर्म की कमजोरी। घ, यहाँ कौन समझौता नहीं कर सका? प्रेमचंद। अड,
होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? होरी गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है। प्रश्न 12, प्रेमचंद और श्यामचरण दुबे का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद, सबसे पहले देखिए जन्म। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस, वर्तमान वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका बचपन आर्थिक अभाव में बीता। नेक्स्ट है शिक्षा। प्रेमचंद की शिक्षा बीए तक हो सकी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, किंतु असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उनकी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण रूप से साहित्य साधना में लग गए। रचनाएं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद केवल कथाकार ही नहीं बल्कि समाज के यथार्थ चित्रकार भी हैं। उन्होंने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन की सशक्त माध्यम माना। किसान मजदूरों की दुर्दशा, दलितों का शोषण, नारी की पीड़ा, ग्रामीण जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन उनकी रचनाओं के मुख्य विषय हैं। भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा सरल, सजीव और प्रभावशाली है। वे बड़ी से बड़ी बात को सहज और स्पष्ट शब्दों में कहने के सिद्धहस्त हैं। उनकी शैली यथार्थवादी तथा मुहावरों और लोक प्रचलित शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। देहांत। सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का निधन हो गया। इसी की अथवा में एक और हैं श्यामचरण दुबे। जन्म। श्यामचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। वे एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, विचारक और निबंधकार थे। शिक्षा एवं कार्यक्षेत्र। श्यामचरण दुबे ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अध्यापन, शोध और लेखन के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। रचनाएं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम तथा समय और संस्कृति उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। श्यामचरण दुबे के निबंध जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर आधारित है। उन्होंने भारतीय समाज की संरचना, परंपराओं, आधुनिकता की चुनौतियों और जनजातीय और सामाजिक समुदायों के जीवन पर विशेष ध्यान दिया। उनके लेखन में विश्लेषणात्मक व विचारात्मक दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा शैली। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी, किंतु वह सहज, सरल व प्रवाहमय है। उनकी शैली विवेचनात्मक व चिंतनपरक है, जिससे विषय स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाता है। देहांत। श्यामचरण दुबे का निधन सन 1996 में हुआ। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को भिखारी बनकर वहां जाना पड़ा और दुर्गम पहाड़ी मार्गों की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। डाकुओं और लुटेरों से बचने के लिए उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। यात्रा के दौरान लेखक अपने साथियों से बिछुड़ गया और अपना सारा सामान पीठ पर लादकर पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ा। नेक्स्ट है ख, सावले सपनों की याद पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सावले सपने उनकी मनमोहक इच्छाओं और सपनों के प्रतीक हैं, जिन्हें सालिम अली ने देखा था। लेखक को लगता है कि वे अभी भी पक्षियों की खोज में निकल गए हैं और शीघ्र ही गले में दूरबीन लटकाए हुए कुछ महत्वपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ग, महादेवी वर्मा ने अपनी मां की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखिका की मां को हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे प्रातःकाल उठकर मीरा के पद गाया करती थी तथा गीता पढ़ने से उनका विशेष रुचि थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। खंड घ, प्रश्न 14, कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? उत्तर, रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। उन्होंने इसमें बताया गया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की की उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी है।
विवाह के नाम पर उससे तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्तियों पर भी करारा व्यंग्य किया है जो नारी जाति को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। इसी के ओर में शंकर की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। शंकर एक दुबला पतला और झुकी कमर वाला नवयुवक है। उसकी आवाज़ पतली खिसियाहट भरी है। उसका चरित्र कुछ ठीक नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पकड़ा जा चुका है। वह दब्बू किस्म का लड़का है जो अपनी बात को स्पष्ट ढंग से कहने में असमर्थ है। नेक्स्ट एक है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के उफनते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ का पानी जिस किसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था वह अपनी गति और तेजी से सब कुछ डुबोता जा रहा था। प्रश्न ग, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। उसकी नानी भले ही परंपराओं से जुड़ी हुई थी और अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी, लेकिन उनके विलायती ढंग से जीने वाले अपने बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से यह वचन लिया था कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे। खंड अड, प्रश्न 15, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग क, आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या करना चाहते हैं? उत्तर, आर्जवम शब्द का अर्थ है स्वभाव की सरलता, सहजता और सीधापन। श्री कृष्ण वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। हमें दिखावे के लिए सीधा साधा या भोला बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पार्ट ख, श्रीमद् भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें दृष्टांतों यानी कि उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। जहाँ जहाँ विषय को समझने में कठिनाई होती है वहाँ उपदेशक श्री कृष्ण ने उसे सरल, सहज, व्यापक और प्रेरणादायक बनाने के लिए व्यवहारिक दृष्टांतों का सहारा लिया है। इससे गीता का उपदेश सामान्य जन के लिए भी सुगम हो गया है। भाग ग, दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास क्यों गया? उत्तर, दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास विनम्रता के साथ नहीं बल्कि अहंकार और राजमद के साथ गया। वह शिष्य के रूप में कुछ सीखने और समझने के लिए नहीं गया था बल्कि उन्हें पांडवों के विरुद्ध उकसाने और अपने पक्ष में अनुचित बातें समझाने के लिए उद्देश्य से उनके पास गया था। भाग घ, औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? उत्तर, औरंगजेब ने योजना बनाई, शिवाजी को आगरा बुलाया। वहां पहुंचने पर उसने शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने चतुराई से उपाय किया और अपने पुत्र के हाथ मिठाई के टोकरे में छिपकर वहां से बच निकलने में सफल हो गया। भाग अड, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं? उत्तर, आज का मानव हिंसा, स्त्रुता, द्वेष और लोभ जैसी कुप्रवृत्तियों के कारण दुखी और हताश है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि दुख दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अवैर ही वैर को शांत किया जा सकता है। इसलिए महात्मा बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।